हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाए थे? लास्ट लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ा दिए थे, एक माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिए थे और एक क्लोरोप्लास्ट। ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, फिर भी अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के क्वेश्चन रिवाइज करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड था, एक क्वेश्चन ये था। एक खास बात उसमें ये थी कि आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ थी लेकिन इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड थी, और इन फोल्डिंग के नाते वहाँ क्रिस्टी बन गए थे और जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया था। एक ये सवाल था। एक क्वेश्चन ये था कि दो कंपार्टमेंट हो गए थे, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट था उसमें मैट्रिक्स था, इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में कई चीज़ें हैं, जैसे डीएनए भी था, आरएनए भी था और राइबोसोम भी था और कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस था। और माइटोकॉन्ड्रिया किस पर्पज से है? तो एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए था, एनर्जी बनेगी, एटीपी। ये इतनी कहानी माइटोकॉन्ड्रिया में थी। थोड़े बहुत रटने वाले सवाल थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते हैं, कब तक? जब तक उसकी स्टेनिंग ना की जाए। स्टेनिंग करेंगे तो दिखाई पड़ेगा, एक क्वेश्चन, क्योंकि साइज थोड़ा सा छोटा रहता है किसकी तुलना में? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड की तुलना में। प्लास्टिड में क्या सवाल थे? प्लास्टिड में 5-7 अच्छे क्वेश्चन थे। एक तो ये था कि उसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट से अलग अलग कलर आते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट में 2 पिगमेंट थे, कौन कौन? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में एक ही था, कौन सा? कैरोटीनॉइड। लेकिन कैरोटीनॉइड भी 2 प्रकार के लिखे थे, कौन कौन से? कैरोटीनॉइड भी 2 प्रकार के लिखे थे, एक कौन सा था? एक कैरोटीन था और एक जेंथोफिल था। ठीक है, अलग अलग कलर, अलग अलग पिगमेंट के नाते अलग अलग डिफरेंट कलर आते हैं, एक क्वेश्चन था। एक था कि एक कलरलेस ही था, कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। तो उसका काम क्या था? स्टोर करना। 3 चीजें स्टोर करनी है तो 3 प्रकार का था, कौन कौन? एक है कार्बोहाइड्रेट वाला एमाइलोप्लास्ट, लिपिड वाला इलायोप्लास्ट और प्रोटीन वाला एल्यूरोप्लास्ट। फिर एक स्पेशल सवाल था क्लोरोप्लास्ट का कि क्लोरोप्लास्ट के नंबर कितने होते हैं? तो या तो 1 होगा किसमें? क्लेमाइडोमोनास में, और या तो 1 से ज़्यादा, जैसे 20 से 40 होंगे किसमें? मीजोफिल सेल में। यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन था, बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी क्या है? लेस है। तो ये एक बात याद रखिए, पिछली बार नीट 2024 में सवाल आया था, पहले से आपको पता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस था उस स्पेस में क्या भरा था? तो वहाँ मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ स्ट्रोमा बोलते हैं, बस इतना अंतर है। और स्ट्रोमा में क्या पढ़ा था? वही डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा और राइबोसोम भी होगा। बस राइबोसोम कौन सा वाला होगा? 70S राइबोसोम में होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, यहाँ कुछ छोटे छोटे सैक्स पाए जाते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक, और सैक को कहते क्या है? थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड कभी कभार सिक्के जैसे इकट्ठा हो जाते हैं, और सिक्के जैसे इकट्ठा होने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। और 2 ग्रेना या ग्रेनम को कौन जोड़ता है? स्ट्रोमा लैमेली। तो वास्तव में थाइलेक्वाइड ही 2 प्रकार के होते हैं, जो ग्रेना बनाएंगे उनको ग्रेनल थाइलेक्वाइड कहते हैं, और जो ग्रेना नहीं बनाएंगे, जोड़ेंगे, उनको इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड कहते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम ग्रेना लैमेली, एक का नाम स्ट्रोमा लैमेली। एक और क्वेश्चन था, जो थाइलेक्वाइड होता है उसकी वाल होती है और अंदर ल्यूमेन होता है, तो जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाएगा? कहाँ? वाल में पाया जाएगा। वाल में कहाँ होगा? क्वांटासोम में। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है। तो लाओ 5 मिनट उसको देख लेते हैं जो पिछले लेक्चर पर पढ़े थे पीडीएफ से, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, वैक्यूल भी हम लोगों ने पढ़ा था। वैक्यूल में जो सवाल याद रखना था वो हमको ये है कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है। अंतर मैं बता देता हूँ, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस और मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल में अंतर है। वेसिकल कह देगा तो लाइसोसोम हो जाएगा, और स्पेस कहेगा तो वैक्यूल हो जाएगा। कितने % वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 90% ऑक्यूपाई करेगा। और इसमें होगा क्या क्या? वाटर होगा, सैप होगा, स्किटरी प्रोडक्ट होगा,
ऐसे मटेरियल होंगे जो यूजफुल नहीं होंगे, और अगर नहीं हटा दिया एग्जामिनर ने तो क्या हो जाएगा, गलत। ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर देखो, ये चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो मेम्ब्रेन होगी, सिंगल होगी, नाम टोनोप्लास्ट, काम ट्रांसपोर्ट करना आयन या मटेरियल। ये शब्द याद रखिएगा, क्या, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब अगेंस्ट होगा तो उन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अंदर क्या होगी, हाई हो जाएगी। बस इतने क्वेश्चन। फिर वैक्यूल 3 कैटेगरी की थी, एक होती है सैप वैक्यूल, एक होती है कंट्रेक्टाइल, एक होती है फूड। सैप वैक्यूल वही वैक्यूल होती जो प्लांट सेल में पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या भरा होता है, सैप होता है। जबकि कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाई जाती है या प्रोटोजोअम पाई जाती है। वाटर आएगा, वाटर बाहर जाएगा, कौन करेगा, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो किसके लिए है, एक्सक्रीशन के लिए। और फिर आता है फूड वैक्यूल। एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखेंगे, प्रोटिस्ट। अब जब प्रोटिस्ट किया है तो उसमें तो प्रोटोजोन भी आते हैं, तो हो सकता है कल को अमीबा पूछ ले, तो प्रोटिस्ट चाहे प्रोटोजोन कहो चाहे क्या कहो, अमीबा कहो, इसमें क्या मिलेगी, फूड वैक्यूल। बनती कैसे है, इंगल्फ ऑफ फूड पार्टिकल। फिर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा गया कि जब किसी यूकैरियोटिक सेल को देखा गया किससे, माइक्रोस्कोप से, तो ये नहीं दिखाई पड़ा। नॉट विजिबल कब तक, जब तक इसको क्या ना किया जाए, स्टेन। मैंने आपको बताया था जेंटीनियन वायलेट या वाइटल स्टेन यहाँ यूज करते हैं। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो, ये इंपॉर्टेंट बात है, जानते हो क्यों इंपॉर्टेंट है, नंबर का रिलेशन एनर्जी से है। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होंगी उतने ज़्यादा नंबर चाहिए। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे हमारी मसल हैं, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, लेकिन स्किन में वहाँ उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे, कम। शेप और साइज आपको रट ही लेना है, 7 से शेप है, 0.2 से 1 या एवरेज क्या है 0.5, ये सब रटा हुआ है आपको। यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया के लिख दिए थे, इसी में सब लिखा हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा है, ये शब्द आपको याद रखना है। कौन सा, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कहते क्या हो, यहाँ मैट्रिक्स कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा कहते हैं। हर चीज एक ही, बस नाम बदला है। क्या होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए, वो भी, और क्या होगा, कुछ आरएनए, और क्या होगा, कौन सा वाला, 70S होगा, और कंपोनेंट ऑफ क्या, प्रोटीन। प्रोटीन सिर्फ लिखा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लिखा होगा तो क्लोरोप्लास्ट में चले जाएंगे। एनसीईआरटी भी दिखाएंगे आपको। ये बाहर की मेम्ब्रेन स्मूथ थी, इसने बाउंड्री बनाई, अंदर की मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे फोल्ड हो रही थी, फोल्ड का नाम क्रिस्टी, और उसी पर क्या पाए जाएंगे, ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल। भविष्य में पता चलेगा यहाँ क्या बनती है, और एटीपी बनने को क्या, ऑक्सीडेटिव, बोल नहीं रहे हो क्या, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये मैंने आपको बताया था कि सेलुलर रेस्पायरेशन में 3 इवेंट होते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी, बोल नहीं रहे हो, और क्रेब साइकिल कहाँ होगी, और ईटीएस कहाँ होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ईटीएस के एंजाइम कहाँ है, यहाँ, क्रेब साइकिल के एंजाइम कहाँ है, यहाँ, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ है, यहाँ। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछेगा, आपके लेवल का नहीं है। हाँ, जब सेल डिवाइड करती है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करता है, किस प्रोसेस से। फिर ये देखो आगे, प्लास्टिड किसमें प्रेजेंट है, सभी प्लांट सेल में, और कहाँ, आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे। क्यों, तो हो सकता है कि ये एसर्शन रीजन में आ जाए, ये एग्जाम में आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है एसर्शन रीजन में, कि जो प्लास्टिड हैं वो इजिली विजिबल हैं, ये एसर्शन है तो रीजन क्या है, साइज उसका क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। प्लास्टिड में जो पिगमेंट हैं वो बहुत कलर देते हैं, और पिगमेंट के आधार पर ही एक नाम, बोल नहीं रहे हो, कौन सा, दूसरा और तीसरा,
ये इनको क्या कहेंगे, ग्रीन प्लास्टिड, इनको और इनको। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। पहले से ही पता है कि यहां जो पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा और कौन सा, लेकिन मेन कौन सा है, और ये दोनों वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करेंगे, क्या फायदा होगा, बात खत्म। फिर आएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहां जो पिगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल। कौन सा, कैरोटीनॉइड, बोल नहीं रहे हो कौन सा, 1 नंबर कैरोटीन, 2 नंबर जैंथोफिल और कुछ अदर लिखा है। एनसीईआरटी में अदर का नाम नहीं दिया है। इसका कलर कैसा है और इसका कलर रेड। कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है उसके पीछे बीटा कैरोटीन। ये सारे कलर देंगे, बस कौन सा नहीं देंगे, हरे रंग को छोड़ के पौधे में अगर कोई रंग है तो कौन जिम्मेदार है। एक बात ये बताया था कि फल पकने पर उसका कलर बदलता है, जैसे कच्चा आम हरे रंग का होता है, पकने पर पीला हो जाता है। तो अगर पकने पर रंग बदल गया है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार है। क्लोरोप्लास्ट से क्या हो जाता है, फिर लिकोप्लास्ट। मैंने आपको बताया यहाँ पिगमेंट है नहीं, ये इसकी पहचान है बेटा, ये पिगमेंट ना पाए जाना इसकी पहचान है। फिर क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या क्या, अरे तो भैया 3 ही चीज तो स्टोर है, बोल नहीं रहे हो, कार्बोहाइड्रेट या तो फैट लिपिड या तो प्रोटीन। कहां, तो कार्बोहाइड्रेट है तो, और लिपिड या फैट है तो, और या स्पेशली पोटैटो में क्या स्टोर करना है, कहां स्टोर करोगे, चलो वेरी गुड। और देखो फिर क्लोरोप्लास्ट अंदर चले गए थे, ज्यादातर कहां पाई जाती हैं, ये स्पेशली याद रखना बेटा, गार्ड सेल में नहीं पाया जाता है जबकि सब्सिडरी सेल में पाया जाता है। उल्टा, गार्ड सेल में पाया जाता है और सब्सिडरी सेल में नहीं। ये अलग से सवाल याद रखिएगा। संख्या बताओ कितनी होगी, या तो 1 होगी, 1 होगी तो, और तो 20 से 40 होगी। किसमें, वेरिएशन है इसके शेप में, डायमीटर आप लेंथ वगैरह रटे रखेंगे। यहाँ 3-4 क्वेश्चन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, लेस। तो ये लेस परमेबल वाली बात जरूर आप याद रखोगे। नीट 2024 में ये लाइन आई है। माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं होती है, ये क्लोरोप्लास्ट की होती है। एग्जामिनर ने क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया था। ठीक, एक और बात, अंदर जो स्पेस है वहां क्या भरा है, वहां है क्या, और एंजाइम। देखो एंजाइम किसके, क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। और माइटोकॉन्ड्रिया में केवल प्रोटीन लिखा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा है। एक और, यहाँ छोटे छोटे सैक होते हैं जिनको कहते क्या है, थाइलेक्वाइड, और उसके ग्रुप को कहते क्या है, ग्रेना। और 2 ग्रेना को जोड़ेगा वो स्ट्रोमा लैमेली या इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड और स्ट्रोमा लैमेली में अंतर बताओ। तो यहाँ लिखा है फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल और यहाँ लिखा है फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक। सैक लिखा है और टिब्यूल लिखा है, तो वास्तव में जो स्ट्रोमा लैमेली भी थाइलेक्वाइड ही है। थाइलेक्वाइड 2 प्रकार के, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा का मतलब होता के अंदर, तो जो ग्रेना में हो उसका नाम ग्रेना लैमेली, ये ग्रेनम बनाएगा। और जो दोनों को जोड़ दे उसका नाम इंटर का मतलब के बीच होता है ना, तो 2 ग्रेना के बीच में है तो नाम क्या हो जाएगा, इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड, या इसी का दूसरा नाम ये क्या बनेगा, या क्या करेगा, इंटर कनेक्ट करेगा। ये देखिए वाल हो गई, ये ल्यूमेन हो गया। वाल में क्या है, क्वांटासोम, और उसी में क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट। अच्छा और पूछो, ये देखो डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या है, लेस परमेबल। ऑर्गेनेल विद डीएनए कौन कौन, देखो न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में है। इन दोनों में डीएनए है, इसी नाते ये दोनों क्या हैं। और यहां जो डीएनए होता है इसे कहते हैं
एक्स्ट्रा कौन सा डीएनए? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यहां कौन सा डीएनए होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए एब्सेंट कहां है? तो भैया देखो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। डीएनए कहां एब्सेंट का तो हमको पता ही नहीं, तुम आंसर बताओ, ऑप्शन बता देंगे है? जैसे अब ये मिलेगा तो भी एब्सेंट, ये मिलेगा तो भी एब्सेंट, ये मिलेगा तो भी एब्सेंट, ये मिलेगा पता नहीं क्या दे दे, कहां कहां एब्सेंट है। तो कहां एब्सेंट है वो नहीं याद रखना है, कहां प्रेजेंट है वो याद रखना है। कहां कहां प्रेजेंट है? और ये कैसे आर्गेनेल है? ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। क्यों सेमी ऑटोनॉमस है? तो इनके पास अपना क्या है? अपना ही क्या है? और अपनी ही क्या है? अपने प्रोटीन में मैकेनिज्म है। इनके पास सब कुछ अपना है, तो क्या न्यूक्लियस से पूछना पड़ेगा? नहीं पूछना पड़ेगा। अच्छा, कंप्लीट हो गया। चलिए हेडिंग डालिए। राइबोसोम। अभी अभी कुछ नहीं लिखेंगे, हम जब लिखने का टाइम देंगे तब आप लिखिएगा, ठीक है? और आपसे सब कुछ लिखेंगे, जितना लिखेंगे सब आप लिख डालिएगा। आराम से फ्रेश बढ़िया अच्छा अच्छा नोट्स बना लेंगे। लेकिन अभी पहले सुनेंगे, जब कहेंगे तभी लिखेंगे। हुआ क्या कि 1953 में, ईयर नहीं भूलेंगे, साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज पायलट। इनके हाथ में लग गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल गई तो इन्होंने क्या किया? सेल को अच्छे से देखना स्टार्ट किया। तो इनको दिव्य दृष्टि मिल गई थी। तो इनको ऐसी चीज दिख गई जो किसी को अभी तक दिखाई ही नहीं पड़ी थी। भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई पड़ ही जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जॉर्ज पायलट देख रहे थे तो सबसे पहली बार इन्होंने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? तो ध्यान देखिएगा क्या ऑब्जर्व किया। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर जो इनको साइटोप्लाज्म में दिखाई पड़े, ये डेंस पार्टिकल थे। इन्हीं ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? राइबोसोम कहा गया। फिर से सुनते हैं। देखिए, फ्लो जब दिमाग में रखोगे तभी चीजें याद रहेंगी। कब का समय है? 1953 का समय है। साइंटिस्ट कौन से हैं? जॉर्ज पायलट। क्या कर पा गए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने अपना घुमा घुमा के देखना शुरू किया तो इनको साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ गए, दानेदार। ग्रेन्युलर का मतलब दानेदार स्ट्रक्चर। मान लेते ये सेल है, तो इनको कुछ ऐसे ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई पड़ गए। ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ गए उसको स्टेन किया तो डेंसली स्टेन हो गए। कहा इनका नाम क्या है? राइबोसोम। तो पहला सवाल ये है, एक आया हुआ सवाल है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कौन सा सेल ऑर्गेनेल पता चला? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद क्या पता चला? राइबोसोम। तो इसी से रिवील हुआ। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं दिख रहा था? नहीं, अभी तक देख क्यों नहीं रहा? भाई लाइट वाले से तो दिख जाना चाहिए था। तो जानते हो क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि भैया ये है स्मॉलेस्ट। अब जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है वो कहाँ लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ जाएगा? इसी नाते ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिख नहीं रहा था तो किसमें दिखाई पड़ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई पड़ गया। एक क्वेश्चन और पहले से ही पता है, नॉन
मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन। एक ही बात और आपको पहले से पता है, ये प्लेस है किसके लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। क्योंकि मैं जब प्रोकैरियोट पढ़ा रहा था तो आपको बता दिया था। तो जनरल बातें यहां तक अभी केवल बताई गई हैं, क्या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जॉर्ज पायलट ने देखा तो सबसे पहली बार ऑब्जर्व हुए क्या, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में एज ए डेंस पार्टिकल। नाम क्या रखा गया, राइबोसोम रखा गया। ये अभी तक क्यों नहीं दिखाई पड़े थे, क्यों, छोटे सेल ऑर्गेनेल थे, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, और ये प्लेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लिखो, साफ साफ लिखेंगे, बढ़िया सुंदर राइटिंग में। तो ये तो हो गया देखने वाली बात। अब चले बेटा आगे बढ़े। अगर मान लो कुछ छूट जाएगा तो पीडीएफ आपको देंगे, तो उससे पूरा कर लीजिएगा, जिसे है ना लिख लीजिएगा। बढ़े आगे। फिर आता है, अगर हम राइबोसोम की केमिकल की बात करें, भाई इसकी केमिकल स्टडी भी तो की जाएगी। तो पता चला कि राइबोसोम वास्तव में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का मतलब अलग कर दो, तो ये इसके अंदर वास्तव में दो चीजें पाई जाती है। एक तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, राइबो का मतलब है कि इसमें पाया जाता है आरएनए, और प्रोटीन तो प्रोटीन है ही। तो इसमें क्या मिलेगा, तो कहोगे आरएनए मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। लेकिन आप जैसे ये बताओगे कि इसमें आरएनए है, वैसे आपसे पूछेगा कौन सा आरएनए है। आपने 3 आरएनए पढ़ रखे हो, एक पढ़ रखे हो टी आरएनए, एक एम आरएनए, एक आर आरएनए। तो कौन सा आरएनए है, एम आरएनए। यहाँ जो आरएनए पाया जाएगा वो आर आर एन ए पाया जाएगा। अच्छा, यहाँ जो प्रोटीन पाई जाएंगी वो कितने टाइप की होंगी, तो ये रटेंगे। 80 टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं। यहां नहीं लिखा है, 12th वाली एनसीईआरटी में लिखा है। अच्छा, ये राइबोसोमल आरएनए कितने टाइप का पाया जाएगा, ये भी तो आपसे पूछेगा। भाई अगर ये पूछ सकता है, आया हुआ सवाल है कि प्रोटीन कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो आप कहोगे 80 प्रकार के। तो कल को ये नहीं पूछेगा कि आरएनए कितने टाइप का पाया जाता है। तो आरएनए देखो कितने टाइप का पाया जाता है। तो आरएनए होता है 3 प्रकार का या 4 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है प्रोकैरियोट में, और 4 प्रकार का होता है यूकैरियोट में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइबोसोम में आरएनए कितने टाइप का है, तो आंसर देने से पहले आप ये पूछोगे कि प्रोकैरियोट का पूछ रहे हो कि यूकैरियोट का। अगर प्रोकैरियोट का पूछ रहा है तो 3 टाइप, और अगर यूकैरियोट कह रहा है तो 4 टाइप। कौन से, वो भी आगे स्ट्रक्चर में आपको हम समझा देंगे। ठीक, एक बात, तो क्या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम अलग अलग होते हैं, तो कहोगे हाँ अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम अलग अलग होते हैं। इसको कहते हैं 70S राइबोसोम, और इसको कहते हैं 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम क्या है, तो कहोगे यूकैरियोटिक राइबोसोम को 80S कहते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70S कहते हैं। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में चाहे क्या हो,
प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में 2 यूनिट पाई जाती हैं इन राइबोसोम। जैसे आप कहोगे 2 यूनिट पाई जाती हैं, वैसे आपको बताना पड़ेगा ना। जैसे जो 70S राइबोसोम है, इसकी जो 2 यूनिट है, तो एक छोटी होगी और एक लार्जर। जो छोटी यूनिट होगी और बड़ी यूनिट होगी उसको आपको बताना पड़ेगा। तो छोटी यूनिट कितनी होती है 30S, और बड़ी वाली तो यहाँ यूकैरियोटिक में नहीं बताना पड़ेगा, यहाँ भी तो बताना पड़ेगा। यहाँ इसी साल नीट में आया है छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट। यहाँ छोटी यूनिट कितनी होती है 40S होती है, और बड़ी यूनिट 60S होती है। तो पहला सवाल तो यही बना है कि चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों में 2 यूनिट मिलेंगी। अब जब 2 यूनिट मिलेंगी तो एक छोटी होगी बड़ी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की छोटी वाले का नाम 30S, बड़ी वाली का नाम 50S, इसमें भी छोटी वाली का नाम 40S और बड़ी वाली का नाम 60S। अब इसको डायग्राम में देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखो होता क्या है कि ये हो गई छोटी वाली यूनिट, ये हो गई बड़ी वाली यूनिट, ये हो गई छोटी वाली यूनिट, ये हो गई बड़ी वाली यूनिट। ये मान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक है। और ये मान लेते हैं यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बेटा कौन सा होता है 70S, ये कौन सा होता है 80S। लेकिन जब 70S की बात करेंगे तो छोटी वाली यूनिट और बड़ी वाली यूनिट ये कौन सी होगी बेटा, ये होगी 30S और ये 50S। और इसमें ये बेटा कौन सी होगी, ये 60S और ये कौन सी होगी 40S। अब अंदर का सवाल देखो क्या है। अभी मैं पीछे बता के आया हूं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 3 प्रकार के आरएनए भी तो पाए जाते हैं। तो देखो कौन कौन से आरएनए होते हैं। यहाँ जो छोटी वाली यूनिट होती है उसमें पाया जाता है 16S, जबकि जो बड़ी वाली यूनिट होती है उसमें 23S और 5S पाया जाता है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 18S होता है, 18S और बताओ कौन सा 28S, थोड़ा बहुत पुराना याद रखो, और 5.8S और 5.0S। जरा देखो किसमें छोटी है किसमें बड़ी है, किसमें कौन कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कौन है तो कहोगे 30S और 50। 30 में कौन सा आरएनए और 50 में कौन सा 23 और 5। इसी तरीके से यूकैरियोटिक आ जाओ, ये 40S ये 60S। 40 में कौन सा आरएनए 18S, और यहाँ कौन सा 28S 5.8S और 5। जरा बताओ दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन कौन सा है। तो 5S यहाँ भी लिखा 5S है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉमन आरएनए तो क्या आंसर दे देंगे 5.0S। ये बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन एग्जाम में आ सकता है। हाँ आरआरएनए कह सकते हैं, उसको कॉमन बात है, आरआरएनए ही चल रहा है। यहाँ जो आरएनए पढ़ रहे हैं वो आरआरएनए है। तो अब जरा फिर से देखो, ऐसे राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है, इसमें आरएनए भी और प्रोटीन भी है। आरएनए के नाम पर और प्रोटीन 80 पर। आरएनए के नाम पर राइबोसोमल आरएनए कितने टाइप का, तो या तो 3 या तो 4। 3 है तो और 4 है तो इसका मतलब प्रोकैरियोट यूकैरियोट राइबोसोम क्या होते हैं, अलग होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70S कहते हैं और यूकैरियोटिक को 80S। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, क्या पाया जाएगा 2 यूनिट पाई जाएंगी, और 2 यूनिट पाई जाएंगी तो स्मॉलर और लार्जर। 70 में छोटी का नाम 30 है, बड़ी का नाम, और 80 में छोटी का नाम 40 और बड़ी का नाम 60। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि 60-40 जोड़ के तो 100 होना चाहिए, तो ये देखो ऐसे है, कैसे कम हो जाता है वो आपको समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं
ये राइबोसोम टोटल है। इधर देखिए ये कैप है ये इसका, तो जो इतना स्ट्रक्चर देखिएगा, ये मान लेते 60 यस है, ये मान लेते 40 यस है। अगर ये ऐसे जुड़ते इस तरीके से तब तो 100 यस होता, लेकिन ये ओवरलैप कर गए ना ऐसे, तो क्या हो जाएगा कम। इसको ऐसे समझो भाई, मान लेते ये 60 यस है 40 यस है, ये ऐसे जुड़े तो क्या हो जाएगा 100, लेकिन ये ऐसे जुड़ गए हैं, अब ऐसे जुड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि चाहे 60 यस हो, चाहे 40 यस हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे जो हो, ठीक है, अगर उसको स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, तो वो ऐसा दिखाई पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70 यस, जिसमें बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, लेकिन इसके अंदर आरएनए बताओ कौन सा, तो यहाँ केवल 16 यस, यहाँ 2 हैं, 23 यस 5, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 3 ही प्रकार के तो हुए, प्रोकैरियोट में 3 टाइप के हो गए। अब यूकैरियोट में आ जाओ, यहाँ इस पे 18 यस 28 यस 5.8 यस और 5 यस, तो यहाँ कुल कितने हो गए 4 प्रकार के हो गए। तो यहाँ कितने आरएनए 3 प्रकार के, यहाँ कितने आरएनए 4 प्रकार के। ये क्वेश्चन क्लियर। अब सवाल ये है कि देखो बार बार एस लिखा है, यहाँ भी एस लिखा है, यहाँ भी एस लिखा है, यहाँ भी लिखा है, सब जगह एस लिखा है, ये एस कौन सी चीज है। ये परवेज कोई दिक्कत भैया, परवेज कोई समस्या, एस क्या है, एस क्या है। तो दोनों एक साइंटिस्ट हैं, देखो उनका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। जो राइबोसोम है उसमें जो एस है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम स्वेडबर्ग है। स्वेडबर्ग ने क्या बताया था, इसी से बनी थी स्वेडबर्ग यूनिट। अब ये कौन सी चीज है, तो देखिए होता क्या है कि मान लेते कि सेल का साइटोप्लाज्म ले लिया जाए और इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाए। अब सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, तो एक मशीन होती है जिसके किनारे किनारे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आप कुछ रख सकते हो, और ये तेजी से घूमती है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो आप किसी चीज को तेजी से घुमाओगे तो जो भारी चीज होंगी वो नीचे जाएंगी और जो हल्की होंगी वो ऊपर रह जाए। तो नीचे जाने को क्या कहते हैं, नीचे जाने को कहते हैं सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। और इसका जो रेट होता है उसके लिए कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है, कॉफिशिएंट। तो ध्यान सुनना, स्वेडबर्ग ने बताया है कि जो कॉफिशिएंट होता है वो 1s होता है। मिनिमम जब सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसके लिए क्या रखेंगे, 1s। अब उसके बाद जैसे जैसे पार्टिकल बड़ा हो जाएगा, नीचे बैठने की स्पीड क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, सेडिमेंटेशन का रेट क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 70s वाला तेजी से बैठेगा मतलब बड़ा पार्टिकल है, और सॉरी 80s वाला तेजी से बैठेगा मतलब बड़ा पार्टिकल है, और 70s वाला थोड़ा धीरे बैठेगा इसका मतलब छोटा पार्टिकल है। तो स्वेडबर्ग यूनिट वास्तव में क्या है, तो कहोगे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या बताता है, तो ये बताता है साइज, या ये क्या बताता है, डेंसिटी। और साइज और डेंसिटी दोनों क्या तय करती हैं, साइज और डेंसिटी दोनों क्या तय करती हैं, सेडिमेंटेशन। भाई जिसका साइज बड़ा होगा उसका सेडिमेंटेशन का रेट अलग होगा, और जिसका साइज छोटा होगा उसका सेडिमेंटेशन का रेट अलग होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट अलग होगा, जिसका मास कम होगा उसका रेट अलग होगा। तो जो 70s है और जो 80s है, इसमें ये छोटा है और ये क्या है, ये s मिनिमम कितना होता है, 1s होता है। तो स्वेडबर्ग ने बताया है कि अगर सेडिमेंटेशन कराया जाए तो जो पार्टिकल बड़ा होगा वो तेजी से बैठेगा, और जो पार्टिकल थोड़ा हल्का होगा वो धीरे धीरे बैठेगा। तो ये तेजी से बैठेगा, ये थोड़ा, तो इन दोनों से हमको क्या पता चलता है, तो स्वेडबर्ग यूनिट हमको क्या बताती है, तो कहोगे ये साइज भी बताती है और ये डेंसिटी भी बताती है। साइंटिस्ट कौन से थे, स्वेडबर्ग। क्या टेक्निक किए थे,
सेंट्रीफ्यूज टेक्निक किए थे, उसी से क्या पता किया, सेडिमेंटेशन, क्या पता चला, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो चाहे 70 हो, चाहे 60 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 30 हो, चाहे 18 हो, चाहे जो एस लिखो, मिनिमम एस कितना है, मिनिमम एस कितना है 1s। अब उसी रेस्पेक्ट में अगर सेडिमेंटेशन तेज है तो उसका नंबर उतना देख लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जरा लिख लो, इसके बाद फिर पढ़ो एनसीईआरटी से। फिर से बताएं, लिख लो, इधर लिखो। हाँ, बढ़ाएं बेटा, इसको आगे बढ़ा दें। जरा बताओ, राइबोसोम कहे या राइबोसोमल आरएनए कहे, इसकी सिंथेसिस कहां होगी? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोलस पे होगे। जब हम न्यूक्लियस पढ़ाएंगे तो वही न्यूक्लियोलस पढ़ाएंगे, वही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल, राइबोसोम की छोटी यूनिट ये है, बड़ी यूनिट ये है, ये दोनों हमेशा जुड़ी नहीं रहती हैं, कभी जुड़ती हैं, कभी अलग भी हो जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये दोनों यूनिट जुड़ जाएंगे और पूरा राइबोसोम बन जाएगा। तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए। एक ये सवाल है, तो दो क्वेश्चन ये हैं, लिख लो बेटा जरा दोनों ये पॉइंट। एक और सवाल बचा है, एक क्वेश्चन ये बचा है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन सा होगा? तो प्रोकैरियोटिक में तो एक ही होता है, कौन सा? लेकिन जब हम यूकैरियोटिक सेल में जाएंगे तो हमको यूकैरियोटिक सेल में दो प्रकार के मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक होगा 70s और एक होगा 80s। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताओ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखो, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी तो सेल के अंदर होगा, या जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी तो सेल के अंदर होगा। तो इन दोनों में कौन सा राइबोसोम होगा? 70s। जबकि ये कहां होगा? हाँ, अगर कहीं चूज करवा ले तो आंसर कौन सा दोगे? तो 80s दोगे। तो यूकैरियोटिक सेल में कौन सा है? 70 भी है और 80 भी है, और प्रोकैरियोटिक में कौन सा है? केवल 70। दोनों पॉइंट लिख लो ये। सत्तर एस कहां पाया जाएगा? तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में है। प्रोकैरियोट में तो 70s है ही, यूकैरियोट में भी है। 80s कहां है? तो केवल यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में कौन सा है? अब केवल 70s, और यूकैरियोट में कौन सा है? 70s और 80s। हाँ, चूज करना पड़ेगा तब कौन सा लगाओगे? तब केवल और केवल क्या लगाओगे? 80s ही लगाओगे। ये आप समझ लीजिए, ठीक है? दो अलग अलग बातें। क्या किसी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल में कौन सा है?
70 और 80, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पलट के पूछेगा 70s कहाँ है, तो प्रोकैरियोटिक में भी है यूकैरियोटिक, या यूकैरियोटिक में कहाँ है, और 80s कहाँ है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को या ऐसे भी कह सकते हो ओवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी कौन सा होगा, तो 80s वाला ही पाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई कौन सा राइबोसोम कहाँ पाया जाता है। अब एक साथ पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन भी इसके लगा लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन भी इस बार आया, पहले वही देख लिए थे। चलो पहले सवाल ही देख लो। ये है 1 नंबर, सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, लास्ट पेज पर देखो। देखो, अब देखो यहां बहुत सावधानी से लिखा है। देखो लिखा है यूकैरियोटिक राइबोसोम, सेल नहीं लिखा है। सेल लिखेगा तो अलग कांसेप्ट है। यूकैरियोटिक सेल में दोनों होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम तो एक ही है ना, कौन सा, 80s। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ईच राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। 2 सब यूनिट ऑफ 80s क्या है, 60s एंड 40s। और 70s में 2 कौन सी हैं, 50s और 30s। क्या 50s और 30s, तो ये क्या है, सही है। 2 सब यूनिट ऑफ 80s 60 और 20, ये गलत है। 2 सब यूनिट ऑफ 80s और 60 एंड 30, फिर गलत है। तो बाकी इतने स्टेटमेंट दिए हैं, तो कौन सा सही मिला है, ए बी सी और क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए बी सी आर ट्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये इसी साल 2025 का सवाल है। तो क्या याद क्या रखना है, देखो जो काम की बात आप दिमाग में रखोगे, यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन है, और यूकैरियोटिक सेल कौन है, और प्रोकैरियोटिक सेल कौन है। राइबोसोम बताओ, 70s प्रोकैरियोटिक और 80s यूकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाएगा तब दोनों मिलेंगे, कौन से। अच्छा बताओ एनिमल सेल में कौन सा है, अरे कैसे जो बता रहे हो हम समझ नहीं पा रहे हैं। एनिमल सेल में तो 80s के साथ 70s भी तो होगा भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, हैं, दोनों होंगे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में दोनों राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केवल कौन सा मिलेगा, केवल और केवल 70s। हाँ, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा है, तो 70s। यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा है, तो 80s। ठीक है, चलो जरा देखो इन नोट्स पढ़ लेते हैं। राइबोसोम क्या है बेटा, हाइलाइटर निकाल लो, हाईलाइट करो। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, कहाँ देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कैसा दिखाई पड़ेगा, डेंस पार्टिकल। किसने देखा, जॉर्ज पायलट ने देखा। कब देखा, 1953 में देखा। राइबोसोम किसके बने हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड या शॉर्ट फॉर्म में आरएनए, और क्या है, प्रोटीन। तो मिला के क्या कहोगे, क्या कहोगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन।
क्या बनाते हैं? प्रोटीन। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। चाहे राइबोसोम कोई भी हो, उसमें क्या पाई जाएंगे? 2 सब यूनिट। 70 और 80 दोनों में क्या मिलेंगे? 2 सब यूनिट। 2 सब यूनिट 80 की कौन सी है और 70 की कौन सी है? चाहे जो यस हो, सब जगह यस लिखा है। एस का मतलब ये क्या है? क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और सेडिमेंटेशन क्या होता है? नीचे बैठने की जो दर होती है उसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहेंगे। ये मोटा मोटा क्या बताता है? और क्या बताता है? साइज। जिसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसका साइज ज्यादा, उसका सेडिमेंटेशन फास्ट, और जिसकी डेंसिटी स्लो, जिसका साइज कम, उसकी डेंसिटी अलग होगी ना। फिर मैंने ये स्पेशल तरीके से लिख दिया है, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने टाइप का, और यूकैरियोटिक में यहाँ छोटे में कौन सा? एक टाइप। कौन सा? 16S। बड़े में 2 टाइप। कौन सा? 23। और यहाँ छोटे में एक टाइप। कौन सा? 18। बड़े में कितना? 3। कौन सा? ठीक है। फिर देखो, मैग्नीशियम नेसेसरी है एसोसिएशन ऑफ स्मॉलर और लार्जर। हाँ, ये एक पॉइंट है, मैंने यहाँ बताया, आपको नहीं है। वास्तव में नर्वस सिस्टम में इसको बताते हैं, या आप अभी रटोगे क्या? न्यूरॉन में निसल्स ग्रेन्यूल पाई जाती हैं। न्यूरॉन में निसल्स ग्रेन्यूल पाई जाती हैं। वो निसल्स ग्रेन्यूल किस चीज की बनी होती हैं और किसकी? आया कब है? ये आया हुआ सवाल है। तो ये नर्वस सिस्टम में आपको बताते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एक नोट करके लिख दिया है। द राइबोसोम या राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है? आंसर क्या देंगे? न्यूक्लियोलस। तो ये पॉइंट टिक कर लीजिए, ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है। मतलब सीधे सीधे भाई नापा तो गया नहीं है साइज। अगर नापा गया होता तो एग्जैक्ट होता। वो मोटा मोटा अंदाजा है कि भाई जो भारी होगा वो तेजी से नीचे जाएगा। इस जो, या उसको उल्टा कह सकते हैं, जो तेजी से नीचे जा रहा है उसका साइज क्या है? भारी है। और जो धीरे धीरे जा रहा है उसका साइज क्या है? ये है इनडायरेक्टली। ठीक, चलिए, हेडिंग है साइटोस्केलेटन। 4 क्वेश्चन है केवल साइटोस्केलेटन में, केवल 4 सवाल। देखो ध्यान से, लिखेंगे भी नहीं, सुनेंगे। पहला सवाल यह है कि किसी सेल में साइटोस्केलेटन के नाम पर क्या पाया जाता है? तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे। क्या एनसीईआरटी में लिखा? इलाबोरेटेड। इलाबोरेटेड का मतलब क्या होता है? इलाबोरेटेड मतलब फैले हुए। इलाबोरेटेड और फिलामेंटस और प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर हैं इन साइटोप्लाज्म। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर ये आएगा साइटोस्केलेटन, कहीं इसके चक्कर में ये ना पढ़ लेना। गलत हो जाएगा। ये क्या है और ये क्या है? अगर यही पूछे तो क्या करोगे? एंडोस्केलेटन ऑफ सेल नहीं पूछ सकता है। साइटोस्केलेटन तो है ही, एग्जामिनर का दिमाग घूम जाएगा, उसकी जगह एंडो कर देगा। तो अगर कहीं एंडोस्केलेटन पूछ लिया गया तो आप आंसर ये लगाओगे। साइटोस्केलेटन पूछे कोई दिक्कत नहीं है, समस्या तो आएगी क्या पूछेगा? एंडोस्केलेटन। और एंडो पूछा और आपने ये लगा दिया, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी सेल में साइटोस्केलेटन क्या है, तो कहोगे फैले हुए फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर हैं। कहाँ पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म। अब फिलामेंटस के नाम पर कौन से फिलामेंट हैं और प्रोटीन के नाम पर कौन सी प्रोटीन है? 2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं।
यहाँ फिलामेंट के नाम पर माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल। ये तीन नाम बेटा क्यों दिए हैं? एक ही दे देते, हम तो क्या है, सबके डायमीटर अलग अलग हैं। इसका डायमीटर है 6 to 8 इसका डायमीटर है लगभग 10 नैनोमीटर और इसका 20 से 25 नैनोमीटर। अब सवाल ये है, अगर आपसे पूछेगा साइटोस्केलेटन के नाम पर कौन कौन से फिलामेंट पाए जाते हैं, तो ये तो माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट क्यों कहते हो 6 से 8, इंटरमीडिएट क्यों कहते हो 10 से 12 10 और माइक्रोट्यूब्यूल क्यों कहते हो 20 से 25। फिर आएगा प्रोटीन कौन सी है, तो यहां आपको प्रोटीन तो बतानी पड़ेगी ना, एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन आपके काम का है। यहां बेटा कौन सी प्रोटीन है, यहां बहुत प्रकार की प्रोटीन है, किरेटिन है, डाइनिन है, डिस्मिन है, 4-5 प्रोटीन पाई जाती है। और यहां कौन सी प्रोटीन है, तो अगर बिल्कुल मिनिमम याद रखना हो तो ये जरूर याद रखोगे, यहां कौन सा प्रोटीन है एक्टिन और यहां कौन सी प्रोटीन है ट्यूब्यूलिन, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ठीक, एक क्वेश्चन और है कि ये चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, या कह सकते हो क्या साइटोस्केलेटन, करेंगे क्या, इनका फंक्शन क्या है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो एनसीईआरटी में 3 फंक्शन लिखे हैं और वही 3 आपको याद रखने हैं। एक लिखा है क्या, मैकेनिकल सपोर्ट, रुके रहेंगे भाई, अभी बेटा लिख लेना, अभी सुन लो जरा। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है, तो अगर हम लोगों में से स्केलेटन हटा दिया जाए तो हम लोग ऐसे हो जाएंगे, जो स्ट्रक्चर बना वो इस टाइप का बना रहे, यही मैकेनिकल सपोर्ट है। इसी नाते दूसरा क्या है, मोटाइलिटी, और तीसरा मेंटेन। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, ये जो शेप ऑफ सेल है ये क्वेश्चन गलत करा देगा। शेप ऑफ सेल में सबसे बढ़िया आंसर सेल वॉल है, जानते हो कब तक, जब तक एनिमल सेल का ना पूछ ले। अगर उसने कह दिया एनिमल सेल का शेप कौन मेंटेन करता है, अब आप मारे खुशी में क्या लगा दिए, सेल वॉल, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों एनिमल में है ही नहीं, तो आंसर क्या दोगे, हैं साइटोस्केलेटन देंगे। अच्छा बैक्टीरिया में शेप, बैक्टीरिया में शेप सेल वॉल, तो आराम से बताएं बैक्टीरिया का शेप कौन बनाएगा, सेल वॉल। प्लांट सेल का शेप कौन बनाएगा, सेल वॉल एंड साइटोस्केलेटन। प्लांट में तो दोनों है ना, सेल वॉल भी है साइटोस्केलेटन भी है। अच्छा एनिमल में कौन बनाएगा, तो आप सेल वॉल नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में केवल इतना ही है जितना मैंने सामने लिखा। 5 क्वेश्चन है, किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में इलाबोरेटेड फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर पाया जाता है। फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर को कहते हैं साइटोस्केलेटन की एंडोस्केलेटन, है साइटोस्केलेटन की एंडोस्केलेटन, लेकिन एंडो पूछेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगाओगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ फिलामेंट कौन से हैं, प्रोटीन कौन सी है, फिलामेंट कौन सी है, 3 फिलामेंट, कौन कौन से, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। और प्रोटीन कौन सी है,
तो एक्टिन प्रोटीन है, केराटिन है, डाइनिन है, डिस्मिन है, इसकी प्रोटीन भले ही ना याद रखो, लेकिन इसकी याद रखना, कौन सी, टिब्यूलिन। इन तीनों के अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि इनका डायामीटर क्या है, अलग अलग है। इसका कितना है, 6 से 8, इसका और इसका 20 से 25। अब आता है काम, तो काम देखो 3, जो 3 लिखे वही याद रखेंगे, और पिछले साल आया भी है, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन में। मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी और मेंटेन। अगर हम लोगों के शरीर में स्केलेटन ना हो तो क्या हम लोग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो मोटेलिटी में किसका बड़ा रोल है, साइटोस्केलेटन का। इतना लिखो, फिर 2 क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन देखें। चलो पहले इतना पढ़ लेते हैं, तो 3 लाइनें। साइटोस्केलेटन क्या है बेटा, हाईलाइट कर लो इतना। इलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है कहाँ, साइटोप्लाज्म। जान तो क्या करेगा, यहां लिख देगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कर देगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है, गलत हो जाएगा। साइटोस्केलेटल में क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट। काम क्या है, बहुत सारे फंक्शन, जैसे बढ़िया फंक्शन ये है और मेंटेन करना, क्या, शेप। बस शेप में थोड़ा सावधान रहना कि किसका शेप पूछ रहा है। माइक्रोफिलामेंट की थिकनेस 6 से 8, इंटरमीडिएट की थिकनेस 10 और माइक्रोट्यूब्यूल की 20 से 25। ये प्रोटीन कौन सी, ट्यूब्यूलिन, और ये कौन सी, एक्टिन। ये याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने नंबर बेटा, हाँ एक तो यही आया 23 में। क्या लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाई। तो प्रोटीन सिंथेसिस कराओगे, गलत। ट्रांसपोर्ट कराओगे, गलत। न्यूक्लियर डिवीजन भी गलत। तो बचा कौन सा? अब आसान है, इसमें कुछ था नहीं। जरा बताओ ट्रांसपोर्ट कौन करता है? और सेल में ट्रांसपोर्ट गाल्जी अपरेटस करता है, ट्रांसपोर्ट हाउस वही है। तो कल को मान लो पूछ ही ले ट्रांसपोर्ट, बाकी ये तो पता है आपको, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? हाँ, पैकेजिंग के बाद वो क्या करेगा, या तो अंदर रखेगा या तो ट्रांसपोर्ट कर देगा। हाँ दोनों है, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट पूछ ले कौन करता है तो बताना पड़ेगा ना। तो कौन बताएगा? गाल्जी बॉडी। अच्छा एक सवाल और 2016 में आया, रुको दिखाते हैं। देखो भैया मिला कहीं? लेकिन वो भी पढ़ाया नहीं है। इसका साइज कहीं पूछा गया, क्वेश्चन नंबर में याद नहीं है। चलो कहीं दिखेगा तो हमको बताना, तो नंबर देख लेंगे, ठीक है। फिर क्या है बेटा, सीलिया और क्या, फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में जो पहला पैराग्राफ है वो ज्यादा काम का, उसी से खूब सवाल आ रहे हैं। देखो क्या क्या लिखना, कुछ नहीं, केवल सुनना बस। पहला सवाल है कि चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, क्या है? तो जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखेंगे। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये याद रखिएगा, अंतर है
अगर यूकैरियोटिक सेल में पूछ रहा है तो सेल मेम्ब्रेन बताएंगे, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक में पूछ लिया तो अगर प्रोकैरियोटिक में पूछ रहा है तो सेल वाल लगाना, वहां सेल वाल है और यहाँ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो एक मेन अंतर यही हो गया कि सेल वाल है कि सेल मेम्ब्रेन। आउट ग्रोथ या एक्सटेंशन ऑफ सेल वाल कहेगा तब क्या करोगे, एक्सटेंशन ऑफ सेल वाल अगर कह दिया तो बैक्टीरियम पहुंच जाइएगा, और अगर सेल मेम्ब्रेन कह दिया तो फिर यहां रहिएगा, मतलब यूकैरियोटिक में। तो ये एक अंतर है। दूसरा सवाल देखो, तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा सवाल है कहां से निकलते हैं, तो डायग्राम जरा देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है, तो सेल में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये देखिए जरा बेटे, इसका नाम है और ये है होता क्या है कि किसी सीलिया या फ्लैजिला में कुल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल होता है, बेसल बॉडी होता है और फिलामेंट। जो बाहर जितना हिस्सा निकला रहता है यही तो विजिबल होता है, और जो विजिबल होता है वो या किस फॉर्म में, या तो सीलिया या तो फ्लैजिला। तो विजिबल फॉर्म सीलिया फ्लैजिला। तो अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सीलिया या फ्लैजिला एराइज कहां से होता है, तो कहोगे बेसल ग्रेन्यूल। अभी लिखिएगा नहीं बेटा, जैसे आप बेसल ग्रेन्यूल का नाम लोगे वैसे पूछेगा ये कौन सी चीज है, तो आप कहोगे सेंट्रियोल लाइक। स्ट्रक्चर कैसी स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक आउटग्रोथ, किसकी है, सेल मेम्ब्रेन। सीलिया फ्लैजिला कहां से राइज हुआ, बेसल ग्रेन्यूल। ये कहां है, तो कहोगे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया और फ्लैजिला में सबसे आखिरी लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, एनसीईआरटी में सबसे आखिरी लाइन यही लिखी है, सीलिया और फ्लैजिला एराइज फ्रॉम कहां से, तो आंसर दोगे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, बेसल ग्रेन्यूल। दूसरा देखो, सीलिया और फ्लैजिला में अंतर क्या है, तो सीलिया और फ्लैजिला में अंतर देखो। सीलिया होता है स्मॉल स्ट्रक्चर, ठीक, एनसीईआरटी में। नाव देखियो, नाव बेटा, नाव में पतवार लगी होती है, ऐसे पतवार ऐसे ऐसे चलेगी तो नाव आगे की तरफ, पानी पीछे की तरफ। तो जैसे पतवार काम करती है, पतवार को ओर कहते हैं, तो ये काम कैसे करती है, वर्क लाइक ओर, और मूवमेंट किसका करती है, या तो सेल का, सराउंडिंग फ्लूइड का। लेकिन जैसे सीलिया की जगह हम फ्लैजिला लिखेंगे बदल जाएगा, क्या, देखो अगर हम फ्लैजिला लिखें तो पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, लार्जर स्ट्रक्चर हो जाएगा। और दूसरी खास बात यह है कि इससे केवल सेल चलेगी। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं ये सेल है और ये फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला के मूवमेंट से सेल तो मूव करेगी, सराउंडिंग नहीं मूव करेगा। सीलिया और फ्लैजिला के काम में अंतर है। सीलिया जब काम करेगा तो सेल भी मूव करेगा, सराउंडिंग भी मूव करेगा, और जब फ्लैजिला काम करेगा तो सेल मूव करेगा। तो ये क्या करेगा, अच्छा एक और क्वेश्चन, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में फ्लैजिला पाया जाता है। प्रोकैरियोट में भी क्या है,
फ्लैजिला, यूकैरियोट में भी क्या है, फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला क्या होते हैं? स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। अब क्या अलग होते हैं वो देख लो। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला क्या है? आउटग्रोथ नहीं, ये बेटा किसका एक्सटेंशन है? और ये किसका एक्सटेंशन है? ठीक है, एक सेल वॉल की है और एक सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या पाया जाता है? तो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। क्या यहां मिलेगा? नो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट। तो अंतर समझ लीजिए क्या है। प्रोकैरियोट फ्लैजिला, यूकैरियोट फ्लैजिला। ये फ्लैजिला एक्सटेंशन है किसका? ये आउटग्रोथ है किसकी? यहाँ 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल है और यहाँ 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। इतना लिख लो, फिर पढ़ाते हैं। देखिए बेटा, क्या छूट गया क्या? अच्छा, उसके आगे वाला। अच्छा, ये वाला भूल ही गए थे। देखो, सीलिया या क्या फ्लैजिला क्या है? आफ क्या? बस यहां क्या करेगा? बस गलत हो जाएगा। जैसे सलवाल करेगा वैसे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चाहे क्या हो, सीलिया और चाहे क्या हो, फ्लैजिला। कहां से निकलेगा? एनसीईआरटी में ये लाइन यहां नहीं लिखी है। एनसीईआरटी में लाइन पैराग्राफ के सबसे लास्ट में लिखी है, लेकिन हमने साथ ही लिख दिया है। कहोगे क्या? बेसल बॉडी या ग्रेन्यूल। सीलिया क्या है? छोटा स्ट्रक्चर है। कैसे काम करता है? पतवार। क्या मूवमेंट करेगा? सेल का या किसका? फ्लैजिला क्या है? थोड़ा सा बड़ा होता है। किसके? ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ भी चुका है। ये टिक कर लो, ये आ चुका है एग्जाम में एक बार। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ही क्या मिलेगा? लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा? डिफरेंट। कहां से? यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एक्सटेंशन है किसका? और विदाउट क्या है? जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला आउटग्रोथ है किसकी? और साथ में क्या है? 9+2। देखो, स्ट्रक्चर अभी आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको जरा जाना है डॉक्टर के पास। जरा एनसीईआरटी ओपन कर लो।
हाइलाइटर लाए हो? और एनसीईआरटी जरूर हाईलाइट करो। सुनो, जितनी बार पढ़ोगे, एनसीईआरटी जानते हो कि खास बात है, एक बार में इसकी पूरी मेमोरी नहीं होती है। आप एक बार पढ़ोगे 60-70% याद हो जाएगा, 4 दिन नहीं पढ़ोगे 30-40% फिर लॉस हो जाएगा, फिर एक बार पढ़ोगे तो 70% हो जाएगा, फिर नहीं पढ़ोगे फिर गायब हो जाएगा। तो ये आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन उसको बार बार आप पढ़ते रहो, एक ना एक दिन ये 80-90% माइंड में बचा रहेगा। चलो, राइबोसोम हाईलाइट करो। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, जानते हो क्या करेगा एग्जामिनर? इधर देखो, सिर्फ यहां एक शब्द लगा देगा ए, बस ए ग्रेनुलर करेगा और तुम्हें वहां दिखाई नहीं पड़ेगा। वो घर आने के पता चलेगा कि अरे तो बदल ही गया, ऐसे कुछ तो लिखा था वहां है। सिर्फ ग्रेन्युलर के आगे क्या लगा देगा? ए। अब बताओ सही है? ए ग्रेन्युलर तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जर्व हुए, इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख देगा? क्या लिख देगा? लाइट माइक्रोस्कोप। सही होगा? गलत हो जाएगा। कैसे दिखाई पड़े थे? डेंस, उसकी जगह लाइट कर देगा। देखो एग्जामिनर कर क्या रहा है, लाइन ऑफ चेंज ही तो कर रहा है, तो चेंज हम आपको बताते चलेंगे क्या क्या चेंज करेगा। किसने किया था और कब किया था? यहां 1853 लिख देगा बस। यहां से यहां तक आप धंधनाते हुए पढ़ते हुए आओगे और कहोगे ठीक है लिखा है, ठीक है, और आखिर में क्या कर देगा? 1853। इस पूरी लाइन में कहां कहां चेंज? या तो यहां चेंज, या तो यहां चेंज, या तो यहां चेंज, या तो यहां चेंज, या तो नाम में चेंज, या तो ईयर में चेंज। और क्या चेंज कर दोगे? कामा फुल स्टॉप तो चेंज नहीं करोगे। ठीक, फिर क्या है? दे आर कंपोज्ड ऑफ। आरएनए की जगह क्या लिख देगा? डीएनए लिख देगा। और प्रोटीन तो प्रोटीन ही रखेगा। यहां नाट क्या करेगा? नाट गायब कर देगा। तो जैसे नाट गायब करेगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा, प्रोकैरियोटिक कैसा? इस बार यही लाइन लिया। राइबोसोम में क्या पाई जाएगी? 2 सब यूनिट, बड़ी और छोटी। दोनों सब यूनिट 80 और की कैसी होगी? 60 और 40। और 70 की कैसी होगी? 50 और 30। यहां एस क्या है? बोल नहीं पा रहे हो? फिर से बोलो, नाम तो सही बोलो, क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, ये किसके लिए है? बोल नहीं रहे हो? सेडिमेंटेशन। और ये इनडायरेक्ट की जगह जानते हो क्या लिख देगा? और इन हटा देगा इतना। डायरेक्ट नापोगे, डायरेक्ट मेजर किए हो नहीं, कैसा है? इनडायरेक्ट। क्या और क्या? चाहे 70 हो चाहे 80, दोनों में क्या मिलेंगे? इलाबोरेटेड नेटवर्क किसका? और क्या? कहां पाए? हाँ, इसमें क्या क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट। कहां प्रेजेंट है? एक साथ क्या कहते हैं? देख लो, यहां शुरू किया है, यहां फुल स्टॉप लगाया है, एक ही सेंटेंस में सब बता दिया है। ठीक, फिर लिखा है साइटोस्केलेटन का काम। तो एक काम, दूसरा काम और तीसरा काम क्या? शेप। तो बुक जब लिखी जाती है ना, तो बुक के लिखने का एक पैटर्न होता है, बुक उसी पैटर्न में लिखी है, लेकिन आप तो नोट्स बना रहे हो। चाहे सीलिया और चाहे क्या, क्या है? कहां की? क्या कर देगा? गलत हो जाएगा। अब तो आखिरी में आप बिल्कुल फाइनल ही कर लोगे कि क्या चेंज करेगा, ये सब पता रहेगा पहले से ही, तो जो चेंज होगा वो दिख जाएगा एग्जाम में। आप केवल गलतियां पकड़ना सीख जाओ, लाइन में गलती क्या है उसको भावनाओं में ना बहो कि हाँ सही है लिखा होगा, बस ये न करना केवल। सीलिया कैसा है? कैसे काम करता है? मूवमेंट किसका करेगा? या तो या किसका? फ्लैजिला कैसा है? बड़ा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर
प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला। स्ट्रक्चर वाइज यहां जानते हो क्या कर देगा, सेम कर देगा। स्ट्रक्चर वाइज क्या है, सेम है कि डिफरेंट, डिफरेंट कहां से, यूकैरियोटिक फ्लैजिला।